हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, सीटेट का एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है, बहुत ही कम समय रह गया है। मेरा मानना है कि आप अगर अच्छे से पास करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 15 दिन में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आप जो है पास कर लेंगे। 82 नंबर या 90 नंबर आपके आ जाएंगे, चाहे आप जूनियर लेवल का टेट दे रहे हो या मतलब सीटेट दे रहे हो या प्राइमरी लेवल का दे रहे हो। मेरा मानना है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से एक दिन में केवल एक पेपर हल करें और पूरी तल्लीनता से और लगन से करें, तो गारंटी देता हूँ कोई भी आपको फेल नहीं कर पाएगा सीटेट के एग्ज़ाम में। क्योंकि जो आप बुक लिए होंगे उसमें जो है जो भी क्वेश्चंस होंगे उनकी व्याख्या भी दी होगी, तो उनको जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है। और अगर आप करेंगे तो जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुराने मिलते हैं। बस होता क्या है कि आपको व्याख्या पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो आज का जो पेपर है बहुत ही शानदार होने वाला है। पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना समय गवाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है। जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, बाल विकास जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी तैयार हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने 2024 से लेकर के 2021 तक का जितना भी बाल विकास का पोर्शन है, प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। और पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरा मानना है अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आने वाला जो आपका दिसंबर का एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छा ही करेंगे। ये जो पेपर है ये 8 दिसंबर 2019 को हुआ है और इसका जो CDP यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पोर्शन है उसे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो है 3 साल के पेपर पढ़ लिए हैं और ज़्यादा समय नहीं लगेगा हमें 2011 तक पढ़ने में। और देखिए, अगर आप मैराथन क्लास नहीं देखे हैं, जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, बहुबुद्धि का सिद्धांत और बहुत सारे टॉपिक जैसे RTE एक्ट, NCF 2005, NEP 2020, अगर आप उन टॉपिक्स को नहीं देखें हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दिया जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, थोड़ा सा जो है दुख होता है कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग जो है एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। लग रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, तो देखते हैं कैसे समझ में नहीं आता है। पहला प्रश्न देखते हैं आज का हमारा क्या है, और पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न हमारा, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक है और एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय है निर्धारित होती है। तो बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि जो होती है ये बहुत आयाम वाली होती है, बहुआयामी होती है और जटिल योग्यताओं का समूह है। देखिए, बुद्धि के बारे में जैसे बहुत सारे आपके मनोवैज्ञानिक है, जैसे थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के बहुत से तत्व होते हैं, बहुत से कारक होते हैं, ठीक है। बहुकारक का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया। बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि ने, जो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था और इन्होंने जो है 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई थी, ठीक है। तो बुद्धि जो है ये बहुआयामी, ठीक है, बुद्धि बहुआयामी है और जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है। अभिसारी विचारक, अन्वय विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक या सृजनात्मक विचारक। मैंने आपको बताया है जब किसी क्वेश्चन का एक से अधिक आंसर हो ना, तो वो क्या होता है, वो होता है सृजनात्मक विचारक या अपसारी चिंतन या अपसारी विचारक, ठीक है। अभिसारी क्या होता है, एक समस्या का केवल एक ही हल। इसी वजह से आपका यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना।
देखिए, आकलन का मेन उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों के बारे में समझ पाएँ कि वो कहाँ पर जो है गलती कर रहे हैं। बाकी जो है ये आपके नीचे के जितने तीनों ऑप्शन हैं ये गलत हैं। रिपोर्ट कार्ड में नंबर लिखना, विद्यार्थियों के लिए जो है पोजीशन बनाना, ये गलत है। आपका जो ऑप्शन सही होगा पहला वाला यहाँ पर सही होगा। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए, समावेशी कक्षा में जो है क्या होता है, बहुत सारे विविध संस्कृतियों से, विविध समाज से जुड़े हुए बच्चे आते हैं। इसी वजह से शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाएं जो है ये सक्रिय रूप से बनाते रहने चाहिए। ठीक है। पठन वैफल्य होता क्या है? पठन वैफल्य यानी डिसलेक्सिया क्या होता है? देखिए, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता नहीं होगा। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता यही होगा। ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है कि पठन संबंधी अक्षमता। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। डिसकैलकुलिया क्या होता है? गणितीय योग्यता। ठीक है। डिसलेक्सिया आपका पठन संबंधी अक्षमता और डिस्ग्राफिया आपका लेखन संबंधी समस्या होता है। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताएं आप लोग क्या होगा। ये आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, यही है, इस लाइन को याद कर लिए। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जैसी स्थिति है वैसा स्वीकार कर लेना ही भाई गलत है। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार लाने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई, बच्चों को विद्यालय नहीं छुड़वा सकते हैं। इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अपनी शिक्षण पद्धति बदल लीजिए और बच्चों की सहभागिता पर विचार कीजिए। ठीक है, बच्चों की सहभागिता बढ़ाने के लिए आपको नए नए तरीके ढूंढना चाहिए। अगला है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को दंडित करना चाहिए? कभी भी नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल लेना चाहिए। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। देखिए, बार बार याद करना हो नहीं सकता, दंडित हो नहीं सकता, अनदेखा हो नहीं सकता, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही होगा। बाकी जो है आपके ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। ठीक है। देखिए, कभी कभी बच्चे जो है अनेक घटनाओं के बारे में अपने आप से जो है सिद्धांत बना लेते हैं जिनकी उन्हें प्रायः सहज रूप से अनुभूति होती है। ठीक है। इस स्थिति में शिक्षक द्वारा उन सिद्धांतों के विपरीत प्रमाण उदाहरण के माध्यम से जो है चुनौती दी जा सकती है। यानी बच्चे जो है वो अपने हिसाब से जो है चीज़ें बना लेते हैं, हो सकता है वो गलत हों, तो इसी वजह से शिक्षक को उदाहरण देना चाहिए और उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना नहीं होगा, यंत्रवत याद करना नहीं होगा, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना यही होगा। ठीक है, बाकी नामांकित वर्गीकरण ये नहीं होगा। अगला है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित होते हैं, संबंधित नहीं, पूर्णतया गलत। तो एक दूसरे में सन्निहित होते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है,
या यंत्रवत याद करने पर आधारित है। तो ये होगा आपका अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ठीक है। लिखा है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होता है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं, अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा होता है, ये भी नहीं होगा। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है, यही होगा आपका। ठीक है। अगला है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बताएं क्या होगा। आंतरिक प्रेरणा बढ़ती है, पुरस्कार व दंड देने से ऐसा नहीं होता है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। क्या होगा इसका जवाब। तो लिखा है बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना और दंड का प्रयोग करने से क्या होता है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होने लगती है। ठीक है। अगला है संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। यंत्रवत याद करना हो ही नहीं सकता है। आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, यही होगा। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। क्या होगा। थर्ड वाला ऑप्शन होगा। बार बार यांत्रिक अभ्यास होगा नहीं, एक व्याख्यान दे करके होगा नहीं, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके ये होगा नहीं, अन्वेषण और परिचर्चा करके जो है जटिल अवधारणाओं के बारे में बच्चों को जो है अवसर उपलब्ध कराएं। जैसे किसी भी टॉपिक पर अगर आप बात कर रहे हैं, बच्चे समझ नहीं पा रहे, कोई कठिन टॉपिक है, तो पूरे क्लास में जो है उस पर परिचर्चा करवा दें, बच्चों को अन्वेषण करने के लिए दें, खोज करने के लिए जो है उन्हें बताएं कि ये टॉपिक यहाँ ढूंढें, ये करें, लाइब्रेरी में पढ़ें। तो आप जो है जटिल अवधारणाओं को जो है अन्वेषण तथा परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके जो है हल करा सकते हैं। लिखा है एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान कर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल, गलत उत्तरों को स्वीकार करके दंडित करके ये तो होगा नहीं। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। देखिए यहाँ पर जो है गलत उत्तर ये होगा नहीं, प्रत्येक के लिए भौतिक पुरस्कार ये होगा नहीं। ठीक है। आपका होगा थर्ड वाला। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके जो है एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाया जा सकता है अध्यापक के द्वारा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देंगी। शारीरिक दंड तो नहीं होगा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण बिल्कुल होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बिल्कुल होगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये नहीं हो सकता। तुलना अगर करेंगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप एक बच्चे से दूसरे की तुलना करेंगे तो वो हीन भावना महसूस करेंगे। ठीक है। इसी वजह से आपका बी वाला तथा सी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा है पहला। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास परिवर्त होता है। विकास आनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते। विकास जीवन पर्यंत चलता है। देखिए विकास जो है ये परिवर्त होता है और जीवन पर्यंत चलता है। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। विकास सार्वभौमिक है और ऐसा कहें कि सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। भाई जो आपका डेवलपमेंट है, आप जिस समाज में रहेंगे, जिस संस्कृति में रहेंगे, आप पर उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। इसी वजह से ये ऑप्शन गलत है।
प्रश्न के अनुसार मतलब ये सही होगा। व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक प्रक्रिया। यही होगा लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत। भैया देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताएं जो हैं ये आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का जो है जटिल रूप होता है, जटिल पारस्परिक क्रिया के माध्यम से बनते हैं। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी कौन है? प्राथमिक आपका परिवार होता है, द्वितीयक क्या होता है? विद्यालय और मीडिया। ठीक है, विद्यालय और मीडिया जो है ये आपका क्या होता है? ये द्वितीयक होता है। परिवार आपका क्या होता है? प्राथमिक होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है? देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था में हो ना तो वो बहुत तेजी से विकास करता है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी बहुत तेजी से विकास करता है। शैशवावस्था का आयु जो है जन्म से 2 वर्ष और प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष माना गया है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में शैशवावस्था की आयु आपको जन्म से 2 वर्ष देखने को मिलेगी। आपको यही ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। वैसे हम लोग जनरली शैशवावस्था की आयु जन्म से 6 वर्ष मानते हैं, लेकिन सीटेट के एग्जाम में जन्म से 2 वर्ष ही माना जाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा नहीं, आपको पता होना चाहिए। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये भी होगा नहीं। प्रसूति अवस्था ये होगा नहीं। तो कौन सा होगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नैतिक विकास का सिद्धांत अगर आप कोहलबर्ग का नहीं देखे हैं, लिंक आपको दे दिया जाएगा, पढ़ लीजिएगा। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता, जेंडर पक्षपात। तो यही होगा आपका। भाई लिखा है शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो ये हो जाएगा जेंडर पक्षपात। ठीक है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। तो यहाँ पर होगा बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए। यानी जेंडर रूढ़िवादिता क्या होती है कि मतलब इसमें होता है कि बच्चा जो है वो गणित पढ़ सकता है, लड़की जो है बायो पढ़ सकती है। यानी लड़का जो है वो बाहर के काम कर सकता है, लड़की घर के काम कर सकती है। यानी कुछ निर्धारित चीज़ें बना दी गई हैं, उसी के अनुसार ही काम करना है समाज में। ऐसा नहीं है। ये किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता को। और इसे हम जो है जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करके कम कर सकते हैं। लिखा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? जैसे ही समाज और संस्कृति की बात आती है, आपके लय वायुगोस्की महोदय आ जाते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ये होगी आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो होती है आपकी 2 से 6 वर्ष की। भाषा के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि यही होती है। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना, ये क्या होता है? पाड़ लगाना होता है, इसके फोल्डिंग होता है। मैंने आपको बताया है कि ऐसी सहायता जो कुछ समय के लिए दी जाती है और वो बाद में हटा ली जाती है, पाड़ लगाना होता है। निम्न व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषित करता है? संरक्षण, कक्षा समावेशन, ये होगा नहीं। ठीक है, स्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व, ये तो आपका जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था में होता है। ठीक है, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की उत्क्रमणीयता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, अध्यात्म साधात्मक विचार। देखिए,
जो यहाँ पर होता है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये होगा संरक्षण। आपका क्या होगा, यहाँ पर होगा संरक्षण, यानी संरक्षण का गुण बच्चों में पाया जाता है। कक्षा समावेशन भी पाया जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसी वजह से आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। प्रतीकात्मक खेल ये जो है आपका पाया जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, और निगमनात्मक तर्क आपका पाया जाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे लिखा है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे की अवधारणा है अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन या स्कीमा। देखिए 2021 के पेपर में भी आया था। जेंडर रूढ़िवादिता काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जीन पियाजे वाइगोस्की कोहलबर्ग के बारे में भैया रोज पूछा जाता है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। लिखा है जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की क्या कहते हैं? ये होती है व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, बच्चा जो है खुद से बात कर रहा है, ये होता है व्यक्तिगत वार्ता। हमारा जो आज का पेपर था यहीं पर समाप्त हुआ। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।